हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का यहाँ पे शुरू से तैयारी कराने वाले हैं। जिस तरह हम लोग मैट्रिक एग्जाम 2023 वालों के लिए यहाँ पे अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करवाए थे, उससे भी बेहतर यहाँ पे 2024 वालों के लिए यहाँ पे तैयारी कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस चलेगी। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, क्लास 10 का फिजिक्स जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को कवर करेंगे। इनमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% है। 2024 के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 07656966569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो भी क्लासेस होगी ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यूट्यूब पर चलेगी क्लास। और दोस्तों, जो क्लास खत्म होगी, जैसे कि अभी ये क्लास कीजिएगा ना तो इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा तो हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। और डेली जो है ना दोस्तों वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट चलती है। ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। आपको जो है ना डेली यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी क्लासेस होगी उसका लिंक मिलेगा, और बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे अपडेट आएगा ना तो उसका लेटेस्ट न्यूज का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ जो है ना दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे हमारे चैनल पर डेली क्लास होगी, तो क्लास लगातार चलेगी। और यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डेली जो है ना शाम 6 बजे क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम रखे हैं अभी, शाम 6 बजे डेली क्लास होगी। ठीक है, तो जिनमें हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का जो प्रथम चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर करेंगे, जिनमें हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, एक एक लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग काफ़ी सारे पॉइंट्स को देखेंगे और एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, जिससे आपका जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे 110%। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना लगातार क्लास चलेगी, धमाकेदार क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में से काफ़ी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में लाइट कहते हैं, और जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, रोशनी कहते हैं। तो प्रकाश मतलब क्या होता है दोस्तों, रोशनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यह ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल डेफिनेशन दिया गया है। तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रकाश जो होती है ना एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। और जो प्रकाश होता है ना दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, और ये ऊर्जा का एक रूप है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नोट में काफ़ी सारे पॉइंट्स दिया हुआ है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो 4 ऑप्शंस रहेंगे जिनमें से सीधी रेखा रहेंगे। प्रकाश एक होती है विद्युतीय चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या होती है दोस्तों, एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। और प्रकाश की जो चाल होती है ना दोस्तों कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, जहाँ पे वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, शून्य होता है, वहाँ पे प्रकाश का स्पीड जो होता है ना दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर लाइट का स्पीड कहा जाए तो किस माध्यम में, कौन सा मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो होता है निर्वात या शून्य। निर्वात या शून्य में प्रकाश जो चलती है ना दोस्तों काफ़ी
सबसे ज़्यादा स्पीड से चलती है। कितना स्पीड होता है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर आप इसे कह सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड में रहेंगे तो यहाँ पे 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले क्या होती है दोस्तों? प्रकाश। प्रकाश के बाद होता है वस्तु का होना जरूरी है। अगर प्रकाश ही अगर देखिएगा, अगर आपके पास वस्तु नहीं है, आप किस चीज़ को देखिएगा? ठीक है, तो प्रकाश तो सबसे पहले होता है दोस्तों। प्रकाश 1 नंबर में होता है, और दूसरा नंबर में क्या होता है दोस्तों? वस्तु, और तीसरा नंबर में होता है आँख। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले होती है प्रकाश, फिर यहाँ पे आपका आँख, और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा में हम यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों वस्तु। तो यहाँ पे अगर आपके पास आँख नहीं है तो उसको दिखेगा प्रकाश? कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रकार का यहाँ पे सन है। सन के द्वारा हमें जो होती है ना दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होती है प्रकाश के द्वारा। प्रकाश जो होता है ना ऊर्जा का एक फॉर्म होता है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब लिए हुए हैं, बिजली का बल्ब, ये भी क्या करती है दोस्तों? प्रकाश उत्सर्जित करती है। उम्मीद करती है प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, तो इसको सिंपली याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन क्यों करती है? तो देख सकते हैं जो प्रकाश, ये जो लड़का है, ये लड़का जो है ना ट्यूब ले लेता है, और ट्यूब के माध्यम से मोमबत्ती का प्रकाश को देखने का प्रयास करता है। ये ट्यूब जो होता है ना दोस्तों सीधा होता है, तो ये प्रकाश को इजीली देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसी ट्यूब, इसी पाइप को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? थोड़ा सा मोड़ देंगे तो प्रकाश यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप देख नहीं पाइएगा। कहने का अर्थ है जो प्रकाश होता है ना दोस्तों, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि ये ट्यूब के माध्यम से हम लोग, जब सीधा ट्यूब रहता है तो आप प्रकाश को इजीली देख सकते हैं। अगर इसी ट्यूब को आप थोड़ा मोड़ देते हैं तो आप प्रकाश को देख नहीं पाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ब्रह्मांड में जब भी कोई घटना घटती है और उस घटना में दूरी तय करने का प्रश्न होता है, तो उस रास्ते का चयन होता है जो सबसे संक्षिप्त रास्ता होता है, सबसे छोटा रास्ता होता है। और हम सभी जानते हैं कि सीधा वही पथ है जो सबसे छोटा हो सकता है। तो यही कारण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन क्यों करती है? ब्रह्मांड में जब भी कोई घटना घटती है और उस घटना में दूरी तय करने का प्रश्न होता है, तो उस रास्ते का चयन होता है जो सबसे क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त रास्ता होता है। और हम सभी जानते हैं कि सीधा वही पथ है जो सबसे छोटा हो सकता है। यही कारण कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। तो प्रश्न ये कराए कि किरण पुंज किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर कुछ इस प्रकार देखते हैं। किरण पुंज, किरणों का समूह। किरण पुंज मतलब क्या होता है दोस्तों? किरणों का समूह। यानी कि किरण हमेशा समूह में चलती है, ग्रुप में चलती है। जो भी किरणें होती है, जो प्रकाश होती है दोस्तों, किस में चलती है? समूह में चलती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश हमेशा ग्रुप में चलती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो किरण पुंज होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला होता है आपका अपसारी किरण पुंज, फिर होते हैं समांतर किरण पुंज, फिर होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे किरण पुंज आपको जो है ना इजीली याद हो जाएंगे। प्रकाश जो होती है हमेशा ग्रुप में चलती है। देख सकते हैं ये जो प्रकाश है ना दोस्तों, हमेशा ग्रुप में चलती है, एक साथ काफ़ी सारे प्रकाश का किरणें चलती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अपसारी किरण पुंज को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग परिभाषित करेंगे। ठीक है, आखिर अपसारी किरण पुंज होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, अपसारी किरण पुंज जो होते हैं ना, जब प्रकाश का
जब प्रकाश जो होती है ना एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि जब बिजली का बल्ब जलती है या फिर लैंप या फिर टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट जो होता है ना, उससे जो प्रकाश निकलती है वो हमेशा कैसे निकलती है दोस्तों, एक बिंदु से निकलती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, अगर आप एक बल्ब को जलाते हैं अंधेरे कमरे में, तो क्या होता है दोस्तों, बल्ब जो होती है ना पूरे कमरे को रोशनी चकाचौंध कर देती है रोशनी से। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार का जो बल्ब है ना दोस्तों, ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, और ये अपसारी किरण पुंज का उदाहरण होता है। बल्ब जो होती है ये अपसारी किरण पुंज का उदाहरण इसीलिए क्योंकि ये बल्ब जो होता है ना दोस्तों, एक बिंदु से प्रकाश निकलती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है इजीली। ठीक है, इसीलिए ये किसका उदाहरण होते हैं दोस्तों, अपसारी किरण पुंज का उदाहरण होते हैं। लैंप भी ले लीजिए आप, और यहाँ पे काफ़ी सारे ले सकते हैं, टॉर्च भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, अपसारी किरण पुंज होते हैं। और दोस्तों समांतर किरण पुंज क्या होता है, मतलब ऐसा किरण पुंज जिसका किरण आपस में कभी नहीं मिलती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, समांतर किरण पुंज का अर्थ ये होता है, तो देख सकते हैं ये जो समांतर यानी कि इसका किरण जो होता है ना दोस्तों, ये हमेशा समांतर चलती है। जब समांतर चलेगी एक दूसरे के समांतर चलेगी, तो इसका किरण कभी भी आपस में कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसे कि देख सकते हैं सूर्य से आने वाला जो किरण पुंज होता है ना दोस्तों, वो कौन सा किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज होता है। यानी कि जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो उसका किरण जो होती है ना आपस में कभी भी नहीं मिलती है, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है, समांतर चलती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। समांतर किरण पुंज में क्या होता है दोस्तों, इसका प्रकाश जो होती है ना, इसका किरण जो होती है कभी भी नहीं मिलती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। सूर्य से आने वाला किरण पुंज किसका उदाहरण होता है, समांतर किरण पुंज का उदाहरण होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पे तीसरा को भी देख लेते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसका किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, जिसका किरण पुंज क्या होती है दोस्तों, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इसका किरण क्या होता है दोस्तों, मतलब विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर आकर के मिलती है। ठीक है, मतलब जिसका किरण मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा किरण पुंज जिसका किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर जो मिलेगी ना, वो किसका उदाहरण होता है, अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे है और इसमें जो है ना दोस्तों काफ़ी सारे किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बिंदु पर जमा होना। अपसारी मतलब क्या होता है दोस्तों, चारों दिशाओं में फैलना। ठीक है, और समांतर किरण पुंज जो होते हैं ना, इसका किरण कभी भी आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, उम्मीद करती है किरण पुंज आपको जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न होते हैं। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न ये कराएगी, प्रकाश की उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करें। ठीक है, तो प्रकाश के उत्सर्जन यानी कि जब प्रकाश निकलती है तो उसके आधार पर आपको क्या करना है दोस्तों, वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों, आत्मदीप्त या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे हम लोग हिंदी में देखेंगे आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तु उसको कहेंगे ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए प्रदीप्त वस्तु उसको कहेंगे ऐसा वस्तु जो खुद प्रकाश निकालती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु या फिर आत्मदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि जो सन होते हैं, जो सूरज होते हैं ना दोस्तों, इसका खुद का प्रकाश होता है, ये खुद से प्रकाश निकालता है। इसी प्रकार यहाँ पे तारा देख सकते हैं, तारा का भी जो होता है ना दोस्तों खुद का प्रकाश होता है, ये खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है। और यहाँ पे जो बिजली का बल्ब देख रहे हैं, इसका भी जो प्रकाश होता है ना दोस्तों खुद का होता है, खुद से प्रकाश को निकालती है। ठीक है,
अब देखिएगा दोस्तों, अदीप्त या फिर अप्रदीप्त वस्तु इसका जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मतलब आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तु में क्या होता है कि खुद प्रकाश निकालती है, तो उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु या फिर आत्मदीप्त वस्तु कहेंगे। लेकिन ये जो नॉन ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, दूसरे के प्रकाश से चमकती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त या फिर अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं चांद हो गया, दर्पण हो गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं किताब हो गया, दीवार हो गया। ये सब जो होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, अदीप्त या फिर अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण होते हैं। देखिएगा चांद जो होते हैं ना, इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश के मदद से चमकता है। ठीक है, मतलब जो सन होते हैं ना, सन के प्रकाश के हेल्प से ये चमकता है। ठीक है, और इसी प्रकार दर्पण, अंधेरे कमरे में क्या आप अपना शक्ल को देख सकते हैं? नहीं, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश के माध्यम से ही आप अपना शक्ल को देख सकते हैं। ठीक है, जब लाइट रहेगा तभी आप अपना मुंह को देख सकते हैं दर्पण के माध्यम से। इसी तरह क्या आप नाइट में कोई भी किताब को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, दूसरे के प्रकाश से चमकती है। ठीक है, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट जलेगा ना, बल्ब जलेगा, तभी आप किताब वगैरह को पढ़ सकते, अपना शक्ल को देख सकते दर्पण के द्वारा। इसी प्रकार चांद हो गया, दर्पण हो गया, किताब हो गया, दीवार हो गया, तो ये सब जो होता है ना दोस्तों, दूसरे के प्रकाश से चमकती है। इसीलिए ये एक प्रकार का क्या होते हैं, अप्रदीप्त वस्तु होते हैं। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या होते हैं, जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती, यानी कि निकालती नहीं है, दूसरे के प्रकाश से चमकती है। ये सब जो होते हैं ना, दूसरे के प्रकाश से चमकता है, जैसे कि बल्ब का प्रकाश से चमकेगा, फिर सन का प्रकाश से चमकेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 5वां नंबर प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो प्रश्न ये कराए कि प्रकाश के गति के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करें। ठीक है, यानी कि प्रकाश के मोशन यानी कि गति के आधार पर क्या करना है दोस्तों, वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से, प्रकाश के गति के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले जो होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, पारदर्शी वस्तु होते हैं। पारदर्शी जो वस्तु होते हैं ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह से आर पार जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे बिना पॉलिश किया हुआ शीशा, शुद्ध जल। ठीक है, ये सब जो होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, पारदर्शी वस्तु होते हैं। ठीक है, जैसे कि शीशा जो होते हैं ना, शीशा में अगर आप प्रकाश को डालिएगा बिना पॉलिश किया हुआ शीशा में, तो प्रकाश का पूरा हिस्सा जो है ना दोस्तों आर पार आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च मार रहे हैं, ठीक है, तो टॉर्च का जो प्रकाश होता है ना, पूरी तरीके से आर पार हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका पारदर्शी वस्तु। और शुद्ध जल भी होते हैं ना दोस्तों, शुद्ध जल में भी जब प्रकाश को आप जब यहाँ पे प्रकाश को क्या करते, मारते हैं, तो इस पार भी जो है ना दोस्तों प्रकाश का पूरा हिस्सा आर पार इजिली आ जाती है। तो इसीलिए पारदर्शी वस्तु जो होती है ना, इसका प्रकाश का पूरा हिस्सा पूरी तरीके से आर पार कर सकती है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे कि बिना पॉलिश किया हुआ शीशा हो गया, शुद्ध जल हो गया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे उदाहरण हो सकती है पारदर्शी वस्तु का। मतलब पारदर्शी वस्तु में क्या होता है कि आप पूरी तरीके से आर पार देख सकते हैं। ठीक है, पूरा हूबहू देख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यानी कि दूसरा अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी मतलब जो गति के आधार पर वस्तु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में। सबसे पहले हम लोग पढ़े पारदर्शी वस्तु, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु का जस्ट ऑपोजिट होता है अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु में हम लोग क्या देखते थे कि वस्तु का पूरा मतलब प्रकाश का पूरा हिस्सा आर पार देख सकते थे इजीली, लेकिन अपारदर्शी वस्तु में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का मतलब प्रकाश जो होता है ना दोस्तों आर पार नहीं जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। जैसे कि लकड़ी में जब प्रकाश को मारिएगा, प्रकाश को जब भेजिएगा तो आर पर जाएगा, नहीं जाएगा, इस पार पूरा अंधेरा छाया हुआ रहेगा। ठीक है, इस पर प्रकाश आ ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है प्रकाश। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार
नहीं जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे कि लकड़ी हो गया, किताब हो गया, लोहा हो गया। तो ये किताब में भी अगर आप प्रकाश को मारिएगा ना तो इस पर प्रकाश कुछ भी नहीं आएगा, एक मतलब प्रकाश का कुछ भी हिस्सा आर पार नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह लोहा हो गया दोस्तों, लोहा में भी आप प्रकाश को मारिएगा तो प्रकाश आर पार जाएगा, नहीं जाएगा, इस पार आएगा प्रकाश, नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अपारदर्शी वस्तु भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अपारदर्शी वस्तु में क्या होता है कि प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा, पारदर्शी वस्तु में क्या होता है कि प्रकाश पूरी तरीके से आर पार जाता है, ठीक है। लेकिन अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश कुछ भी नहीं जा सकता, आर पार हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में ये भी बताएंगे कि इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे ही क्लास होता है ना, क्लास होने के जस्ट बाद जो है ना PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसको पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराएंगे। और जगह जो हम यहाँ पे नाम लेने चाहते हैं, काफ़ी ऐसे चैनल है जहाँ पे पेड कोर्स वो लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेड वगैरह कोर्स नहीं लेंगे, पूरा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराएंगे दोस्तों। बिल्कुल फ्री में हम यहाँ पे PDF देंगे, पेड PDF जो होते हैं ना उसको बिल्कुल फ्री में देंगे स्टूडेंट को, ठीक है, विद्यार्थियों को। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पारभासी वस्तु क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु में क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा, मतलब कुछ ही हिस्सा आर पार जा सकती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध पारदर्शी या फिर पारभासी वस्तु के नाम पारभासी भी कहते हैं, ठीक है। अर्ध पारदर्शी या फिर पारभासी भी कहते हैं, जैसे कि रगड़ा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज, ये सब में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का कुछ ही हिस्सा आर पार जाता है। अगर ये रगड़ा हुआ शीशा में अगर आप प्रकाश को मारते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं रगड़ा हुआ शीशा के माध्यम से अगर आप देखते हैं आर पार तो आपको धुंधला दिखेगा। कैसा दिखेगा दोस्तों, ब्लर टाइप का दिखेगा, ठीक है। पूरा क्लियरली नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर दूध ले लेते हैं, दूध में भी ऐसा ही होता है। दूध से प्रकाश मतलब आर पार नहीं देख सकते, कुछ ही हिस्सा धुंधला टाइप का आपको दिखेगा, ब्लर दिखेगा, ठीक है, मतलब पूरा हिस्सा आर पार नहीं दिखेगा। और तेल लगा हुआ कागज़ भी ऐसा ही होता है, तेल लगा हुआ कागज़ के माध्यम से आप आर पार देखने का कोशिश कीजिएगा ना तो आपको धुंधला दिखेगा दोस्तों, ब्लर टाइप का दिखेगा, पूरा क्लियरली नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकाश जो है ना आर पार पूरी तरीके से नहीं कर सकती है, कुछ ही हिस्सा आर पार, मतलब प्रकाश का कुछ ही हिस्सा आर पार जा सकती है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध पारदर्शी या फिर पारभासी भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं आप, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, जो कि पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो प्रश्न ये कराएगी, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे, चलिए देखते हैं। मतलब जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह या फिर दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे कि दर्पण ले लिए हुए हैं, ठीक है, दर्पण ये आपका क्या है दोस्तों, दर्पण है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, या फिर ये चिकना सतह भी हो सकता है, ठीक है। दर्पण या चिकना सतह, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर, ठीक है, किसी दर्पण या चिकना सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। मान लीजिए कि हवा से प्रकाश आया, ठीक है, हवा से प्रकाश आकर के दर्पण या चिकने सतह में टकराया, फिर उसी माध्यम में लौट गया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। कितना सिंपल डेफिनेशन है। और यहाँ पे संक्षेप में भी समझ सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी कि जो प्रकाश होते हैं ना, किसी भी वस्तु से टकराने के बाद वापस लौटेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए प्रकाश है और ये बुक से टकराता है फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश जो होते हैं ना दोस्तों, जो लाइट होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो तो वापस लौटेगा ही ना, तो वापस लौटने के ही घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का
परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग में लिखा हुआ और यहाँ पे संक्षेप में लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक को याद करना है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे? जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह या फिर दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और यहाँ पे संक्षेप में लिखा हुआ है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपतित किरण हो गया, मतलब जब भी कोई किरण किसी मतलब आपतित मतलब क्या होता है दोस्तों? आना। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी पर पड़ता है तो आपका क्या होता है दोस्तों? आपतित किरण होता है, ठीक है। टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो आपका परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक होता है दोस्तों आप मतलब क्या होता है दोस्तों? आपतन कोण होता है। क्या होता है? यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे दोस्तों? कोण आई के द्वारा दिखाएंगे। और एक होता है दोस्तों परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण को किससे दिखाएंगे? कोण आर से दिखाएंगे। और आपतन कोण को किससे दिखाएंगे? कोण आई से दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि जो ये कोण आई और कोण आर जो होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये आपस में दोनों क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आपको बताते स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते दोस्तों, आपके एग्जाम में ये तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत बार आप पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपको बहुत बार मिलेगा प्रकाश का परावर्तन का नियम कितना होता है। वस्तुनिष्ठ में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा तो किस तरह लिखना है देख लीजिए। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, सरल भाषा में यहाँ पे हम आपको समझाते हुए चलेंगे। और यहाँ पे संक्षेप में यहाँ पे एक एक प्रश्न का परिभाषा आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रश्न ये कराएगी प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, ठीक है। आखिरकार जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, इसका तो नियम होगा ही, इसका लॉज होता है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के आखिरकार कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम ये होता है दोस्तों, आपतित किरण परावर्तित किरण। चलिए देखते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? आपतित किरण हो गया। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों? परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। तथा आपतन बिंदु, ये आपका क्या होगा? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होते हैं ना दोस्तों, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। आपतित किरण और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला नियम यह है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों? एक ही तल पर होते हैं। आपतन बिंदु यानी कि तीनों किरणें जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपका लंब हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो ये आपस में क्या होते हैं दोस्तों? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपका प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपतन कोण को कोण आई के द्वारा दिखाएंगे और परावर्तन कोण को किसके द्वारा दिखाएंगे? कोण आर के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ये आपका आपतन कोण हो गया वाला भाग। और दोस्तों परावर्तन कोण किसको कहेंगे? कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। चलिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होते हैं दोस्तों? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। या फिर नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो परावर्तन होते हैं दोस्तों, नियमित परावर्तन होते हैं। कौन सा परावर्तन होती है? नियमित परावर्तन, ठीक है।
चलिए देखते हैं नियमित परावर्तन क्या होते हैं दोस्तों। इसका चिकना सतह क्या होते हैं, समतल होते हैं। देख सकते हैं जब भी कोई प्रकाश किरणें अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए चिकनी समतल सतह से टकराती है तो वे अपने पहले माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियमित, मतलब इसी प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी कोई चिकना सतह पूरा समतल होता है, ये आपका पूरा क्या है दोस्तों, प्लेन है, और इसमें जब प्रकाश की किरणें गिरेगा ना, पड़ेगा ना, तो क्या होगा पहले माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाएगी। ठीक है, और दोस्तों ये विस्तृत परावर्तन में क्या होता है, इसका जो सतह होता है ना, समतल नहीं होता है, उबड़ खाबड़ वाला सतह होता है। जब भी उबड़ खाबड़ वाला सतह में जब भी कोई प्रकाश किरणें गमन करेगी, पड़ेगी, तो वो क्या होगा दोस्तों, अनियमित, मतलब जो किरणें होती है ना वो संभव दिशाओं में विस्तृत हो जाती है। ठीक है, मतलब जिस दिशा से आया उस दिशा में वापस नहीं लौटेगा, उससे थोड़ा अलग हटके लौटेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से। लेकिन जो नियमित परावर्तन होता है इसका समतल जो होता है ना पूरा चिकना होता है, मतलब चिकना समतल होता है। इसमें जब भी कोई प्रकाश किरणें गमन करेगी ना, फिर उसी माध्यम में लौटता है तो एक निश्चित दिशा में वापस लौटता है। लेकिन इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है विस्तृत परावर्तन का। ठीक है, क्योंकि इसका सतह क्या है दोस्तों, उबड़ खाबड़ है, चिकना अनियमित सतह है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको दोनों अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप जो है ना कोशिश कीजिएगा अच्छी तरीके से याद करने का। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न एक रहा है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब भी कोई प्रकाश किरणें किसी वस्तु या बिंब से चलकर किसी दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु का क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई वस्तु या बिंब से चलकर जब भी कोई प्रकाश किरणें, ये आपका प्रकाश किरणें हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रकाश किरणें हो गया। ये प्रकाश किरणें इस वस्तु से चल करके किसी दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उसका क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो सेब है ना दोस्तों, इस सेब हम क्या किए कि इसके सामने जो है ना ये दर्पण ले लिए या फिर लेंस ले लिए। ये दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है, इसके सामने हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, सेब को रखे हैं। ठीक है, जब भी इस पर कोई प्रकाश किरणें पड़ेगा तो ये छिटकाएगा ना, प्रकाश यहाँ पे वापस लौटेगा। वापस लौटने के पश्चात ये दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलेगी, मिलने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है ना तो वो बिंदु उसका क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। मतलब कोई भी प्रकाश किरण, ये आपका वस्तु हो गया, ये आपका प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण ये हो गया दोस्तों, और एक प्रकाश किरण ये हो गया। ठीक है, तो ये प्रकाश किरणें क्या होती है कि इस पर पड़ती है, इसमें पड़ने के बाद दर्पण पर आएगा ही, ये वस्तु दर्पण पे दिखेगा ना, तो दर्पण में दिखने के बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये छोटा मतलब उल्टा दिखता है। सेब क्या दिखता है दोस्तों, वास्तविक दिखता है लेकिन उल्टा दिखता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो देख लीजिएगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु या बिंब से चलकर किसी दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है तो बिंदु क्या कहलाती है दोस्तों, प्रतिबिंब कहलाती है, इमेज कहलाती है। और देखिएगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल इमेज। और दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट अगला देखते हैं, आखिरकार वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, रियल इमेज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, रियल इमेज। यहाँ पे देखिएगा इसको डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ तो हम फ्री में देंगे ही, इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। जो भी क्लास होगी ना तो उस क्लास का पीडीएफ हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा तो हम वीडियो में ही बता देंगे, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक निश्चित होकर देखिए, समझते हुए चलिए। ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु से
परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, रियल में किसी बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो देख सकते हैं दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट यानी कि शेप को रखे हुए हैं। ठीक है, और इससे प्रकाश किरणें गमन करेगी, दर्पण पे आएगी। दर्पण पे आने के बाद प्रकाश किरणें क्या होगी दोस्तों, पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। टकराने के बाद देख सकते हैं ये शेप जो है ना दोस्तों वास्तविक दिखता है। ठीक है, और कैसा दिखता है दोस्तों, उल्टा दिखता है ना। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना दोस्तों, दर्पण जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक जो रियल इमेज होता है ना, हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ना दोस्तों, इसको हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु से मतलब परिवर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, रियल में नहीं मिलती है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये किरणें, ये दोनों किरणें जो है ना दोस्तों मिलती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है, हमें वर्चुअल दिखाई देती है, काल्पनिक दिखाई देती है। तो आभासी प्रतिबिंब जो होती है ना, आभासी प्रतिबिंब पर जो होता है ना दोस्तों, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता इसका प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, इसका प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, यह 10वां नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देख सकते हैं प्रश्न ये करा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे। ठीक है, आखिर का जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण होता है, इसके द्वारा जो इमेज बनता है, इसका स्पेशलिस्ट क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी खूबी क्या होता है। ठीक है, वही देखना है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना वस्तु का आकार होता है ना, प्रतिबिंब में भी वस्तु का आकार उतना ही होता है। ठीक है, जितना रियल में होता है। तो देख सकते हैं एक दर्पण के सामने हम लोग एक कैंडल को जलाते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो कैंडल का जो आकार है ना दोस्तों, दर्पण में भी उतना ही साइज का है जितना साइज का रियल में है। ठीक है, वास्तविक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा विशेषता यह है कि प्रतिबिंब जो होते हैं ना दोस्तों, दर्पण से पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है दोस्तों, दर्पण से पीछे बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है। पार्श्व परिवर्तन कहने का अर्थ है कि वस्तु का आकार, प्रतिबिंब वस्तु का जो दायां हाथ होता है, ठीक है, बायां हाथ जो होता है ना दोस्तों, प्रतिबिंब में दाहिनी ओर दिखाई देता है, दाहिना तरफ दिखाई देता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज। यहाँ पे देख सकते हैं ये राइट हैंड है ना दोस्तों, ये आपका क्या है, बायां हाथ है। और यहाँ पे अगर दर्पण में देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको इमेज में कैसा दिखेगा, बायां हाथ दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु आगे होती है। ठीक है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु आगे होगा। ठीक है, उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का आकार, और दर्पण के पीछे बनता है। और देखिएगा दोस्तों, समतल दर्पण में एक खासियत होता है, इसमें पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। अर्थात जो प्रतिबिंब होते हैं ना, ये पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब में दाहिनी तरफ दिखाई देती है। ठीक है, बायां हिस्सा, और प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु आगे की ओर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण जो होते हैं ना दोस्तों, ये खोखले गोले का काट होता है। किसका काट होता है, खोखले गोले का काट होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है दोस्तों, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, पूरी तरीके से गोलीय होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो क्या होते हैं, खोखले गोले का काट होता है। और दोस्तों जो गोलीय दर्पण होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है दोस्तों अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो देख सकते हैं जो आपका गोलीय दर्पण होता है ना दोस्तों, ये क्या होते हैं,
खोखले गोले का कार्ड होता है। खोखला गोला का ये क्या होता है दोस्तों, कार्ड होता है। ठीक है, गोले दर्पण। चलिए देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण किसको कहेंगे, इनका उपयोग को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा गोले दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पोलिश कर तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण में क्या होता है कि दबे हुए तल से हम लोग प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। ये जो दबा हुआ तल है इस तरह, इससे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। ठीक है, और उभरे हुए तल पर हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए तल पर हम लोग पॉलिश कर देते हैं। ये जो उभरा हुआ तल है कुछ इस प्रकार ये आपका देखिएगा दोस्तों, ये उभरा हुआ तल होता है ना, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और दबे हुए तल से हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों, इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जो अवतल दर्पण होता है ना, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने में करते हैं। ठीक है, टॉर्च वाहन के हेडलाइट में करते हैं, और सर्च लाइट एवं डॉक्टरों के द्वारा रोगी के नाक कान गले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएनटी कहते हैं, ईएनटी आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरबीन बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अवतल दर्पण का काफ़ी सारा उपयोग है, जो मेन उपयोग है ना उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या क्या होते हैं, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहन का हेडलाइट जो होता है ना, हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देती है। और यहाँ पे देख सकते हैं सर्च लाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइट के रूप में, स्ट्रेट लाइट या फिर सर्च लाइट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, डॉक्टरों के द्वारा रोगी के नाक कान गले दांतों की जांच करने के लिए, एवं सौर भट्टी जो सोलर कुकर होता है ना दोस्तों, इसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह अभिसारित करती है, अभिकेंद्रित करती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग काफ़ी सारे यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अवतल दर्पण किसको कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं और दबे हुए तल से हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन करेंगे, तो उसी को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और दोस्तों, इसका उपयोग क्या कहाँ कहाँ किया जा सकता है, दाढ़ी बनाने में किया जा सकता है, टॉर्च में किया जाता है, वाहन के हेडलाइट में किया जाता है, सर्च लाइट एवं डॉक्टर के द्वारा रोगी के नाक कान गले दांतों की जांच करने के लिए सौर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे में तो इसका उपयोग काफ़ी सारे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण क्या होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे 2024 के एग्जाम में। तो देख सकते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इनके उपयोग को लिखे, इसका उपयोग को भी लिखना है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण का जस्ट ऑपोजिट होता है उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका दबे हुए तल पर पॉलिश कर तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन किया जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, दबे हुए तल जो होता है ना, दबा हुआ, ये दबा हुआ भाग है। चलिए, ये दबा हुआ भाग है, इस पर हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और उभरे हुए तल पर से हम लोग क्या करेंगे, उभरा हुआ तल से हम लोग प्रकाश का परावर्तन करेंगे। ये आपका मुख्य अक्ष होते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है ना दोस्तों, ये आपका अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए तल पर पॉलिश कर तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन कराते, इधर से प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। और उत्तल दर्पण जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है कि दबे हुए तल पर पॉलिश कर देंगे और उभरे हुए तल से क्या करेंगे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे चलिए इसका उपयोग भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग आखिर हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पांचवें दृश्य, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड मिरर कहते हैं। ठीक है, दर्पणों के रूप में किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि ये दर्पण वाहन के पास यानी कि साइड में लगे होते हैं। जो भी बड़े बड़े वाहन होते हैं, छोटे वाहन होते हैं, जैसे कि बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ठीक है, उसमें क्या लगे होते हैं, दो साइड में दो दर्पण लगा होता है ना, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। और दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहन में क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में बहुत बड़ी खासियत होता है। इसमें जो होता है ना दोस्तों, ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल कहने का अर्थ होता है कि छोटा सा दर्पण जो होता है ना, बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो होता है ना दोस्तों, कैसा प्रतिबिंब बनता है,
काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, तीसरा पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, टेलीस्कोप में भी होता है, ठीक है। टेलीस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट को देखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रेट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, स्ट्रेट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसार करने में सक्षम है। उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपको वीडियो वगैरह यहाँ पे सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है इजीली, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। डेली शाम जो है ना 6 बजे क्लास चलेगी, डेली शाम 6 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। तो क्लास का टाइम को यहाँ पे अवश्य आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका PDF भी हम बिल्कुल फ्री में देंगे दोस्तों। और वेबसाइट पर डेली ऑनलाइन टेस्ट भी चलती है। ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे आप क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना है ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये रहा है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखे, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या लिखना है दोस्तों, अंतर लिखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। तो सबसे पहले यहाँ पे बायां तरफ क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण लिखेंगे और यहाँ पे दाहिना तरफ उत्तल दर्पण लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। देखिएगा दोस्तों कैसे धंसा होता है हम आपको बताते हैं। इसका परावर्तक सतह जो होता है ना दोस्तों, अंदर की तरफ, ये आपका परावर्तक सतह हो गया। जिस तरह जिस साइड से हम लोग प्रकाश का परावर्तन कराएंगे ये आपका परावर्तक सतह हो गया। इसका अंदर की तरह क्या होता है दोस्तों, धंसा हुआ होता है, ठीक है। और उभरे हुए सतह पर हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है उत्तल दर्पण में कि इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर धंसा होता है, बाहर की तरफ। कहने का अर्थ इस तरह, देखिए बाहर की तरफ धंसा हुआ है ना, इसका सॉरी इस तरह होगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको चित्र में। ये आपका बाहर की तरफ क्या है दोस्तों, परावर्तक सतह ये हो गया आपका, ठीक है। जिस तरह जिस साइड से हम लोग प्रकाश का परावर्तन कराएंगे, ठीक है। ये आपका उभरा हुआ तल पर हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन कराएंगे, ठीक है। और यहाँ देखिएगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका फोकस सामने और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसका फोकस जो होता है ना दोस्तों, सामने होता है, इस सामने बायां तरफ ही होता है। हम लोग कोई भी दर्पण रहे, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो या फिर समतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा हम लोग किधर रखते हैं, बायां तरफ रखते हैं। किधर रखते हैं दोस्तों, वस्तु को बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। जब वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी किधर बनेगा दोस्तों, बायां तरफ ही बनेगा, बायां तरफ ही बनेगा इसका प्रतिबिंब। सिर्फ अवतल दर्पण में बायां तरफ बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, वस्तु को आप किधर रखते हैं, दाहिना तरफ रखते हैं। वस्तु को बायां तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी दर्पण रहे, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण रहे तो वस्तु को आप किधर रखते हैं, इस साइड में रखते हैं, ठीक है, बायां तरफ। और इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा दोस्तों, दाहिना तरफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फोकस किधर होता है दोस्तों, पीछे होता है इस तरह। और इसका फोकस क्या होता है दोस्तों, सामने होता है, ठीक है। इसका फोकस आपका पीछे तरफ होते हैं। इसका फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है, ठीक है। इसका पॉजिटिव होती है फोकस दूरी, इसका नेगेटिव होती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा कि यह वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है ना, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि दोनों प्रकार का ही प्रतिबिंब बनता है इसमें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तीसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है इसमें रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सभी प्रकार के यहाँ पे इमेज बनते हैं वास्तविक अवतल दर्पण में। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आवर्धन किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन। तो चलिए दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आवर्धन कहेंगे। और आवर्धन को हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे, छोटका m के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ना। और दोस्तों दर्पण के केस में आवर्धन जो होते हैं ना दोस्तों, वो ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव ऋणात्मक होते हैं। और दोस्तों जो आवर्धन होते हैं ना, इसका कोई भी SI मात्रक नहीं होते हैं, ये मात्रक विहीन राशि होते हैं। कैसे, यूनिट लेस होते हैं। कैसे होते हैं, मान लिए कोई भी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 15 मीटर है, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई मान ली यहाँ पे कितना है दोस्तों, 17 मीटर है। कितना है, 17 मीटर। अगर यहाँ पे आपको पूछेगा इसका आवर्धन क्या होगा, तो m बराबर हो जाएगा दोस्तों H1/H2, ये होता है आपका आवर्धन, यानी कि 15/17 हो जाएगा। 15/17 ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना दोस्तों, 15/17 ही बचेगा ना। 15/17 कहने का अर्थ है कि इसका कोई भी SI यूनिट नहीं है, ठीक है, ये मात्रक विहीन राशि है। इसलिए m बराबर क्या होंगे दोस्तों, -v/u होंगे। और एक भी होते दोस्तों m बराबर -v/u, या फिर इसको कह सकते H1/H2। कहने का अर्थ है H1 आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, और H2 आपका क्या होगा दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई। या फिर कह सकते हैं V जो होते हैं ना, प्रतिबिंब दूरी हो गया, और U हो गया आपका वस्तु दूरी, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। आवर्धन को हम लोग m के द्वारा दिखाते हैं, इसका कोई भी SI मात्रक नहीं होता, यानी कि ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे प्रश्न। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि गोले दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। गोले दर्पण जो होता है ना दोस्तों, फोकस दूरी जो होती है, गोले दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, f जो होती है, फोकस दूरी को हम लोग f के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल F के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये गोले दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, ये आपका क्या होती है, F होती है। यानी कि ये फोकस मतलब सॉरी यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, गोले दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी कि जो F होती है ना, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर क्या होती है, R/2 होती है। कहने का अर्थ है कि फोकस दूरी जो होती है ना, गोले वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर इसको आप कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों, 2 गुनी होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फोकस दूरी को जो है ना दोस्तों, फोकस को हम लोग कैपिटल F के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन जो फोकस दूरी होते हैं इसको हम लोग स्मॉल f के द्वारा दिखाते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जो कि पूछे ही जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, अवतल एवं उत्तल दर्पण के फोकस एवं फोकस दूरी में क्या अंतर है, फोकस एवं फोकस दूरी में क्या अंतर है, ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण के फोकस और फोकस दूरी में क्या अंतर होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। जो अवतल दर्पण होता है ना दोस्तों, इसका फोकस क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और इसका जो फोकस दूरी होती है क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ये क्या होता है दोस्तों, रियल होता है। क्या होता है दोस्तों, रियल इमेज बनाता है ये। और इसका जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है दोस्तों, ये क्या होती है, वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल होती है। और इसका जो फोकल लेंथ होता है ना दोस्तों, पॉजिटिव होते हैं। क्या होती है, पॉजिटिव। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बस इतना ही आपको यहाँ पे याद करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट लेवल के बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एक है, तो इसका क्या अर्थ होगा, ठीक है। आप सभी को पता ये होना चाहिए, जो समतल दर्पण होता है ना दोस्तों, उसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं m बराबर +1, ये सूचित करता है कि प्रतिबिंब जो होते हैं ना, बिंब के साइज के बराबर होता है। बिंब मतलब होता है दोस्तों वस्तु, यानी कि वस्तु के साइज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आवर्धन को हम लोग m के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। m बराबर क्या है दोस्तों, +1 है, सिंपल है। यहाँ पे +1 प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर बनता है, इसलिए यहाँ पे m बराबर 1 है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे वस्तु का साइज 1 मीटर है
प्रतिबिंब का साइज यहाँ पे 1 मीटर है, वस्तु की साइज कितना है दोस्तों 1 मीटर है, और यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज भी 1 मीटर है। तो इसका जब मैग्नीफिकेशन निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों 1/1, ये भी मीटर में, ये भी मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना बचा दोस्तों 1 बचा +1, यानी कि m बराबर क्या बचा +1। 1 का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक है। और दोस्तों प्लस क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब वर्चुअल है और सीधा है, ठीक है, काल्पनिक और सीधा है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये 19 नंबर प्रश्न काफ़ी सिंपल है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। छाया, छाया किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, शैडो कहते हैं। क्या कहते हैं, शैडो। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, शैडो कहते हैं इंग्लिश में। तो छाया क्या होता है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराती है, मतलब जब भी कोई अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश क्या होती है दोस्तों, टकराती है, तब उस वस्तु के पीछे काला धुंधली आकृति बनती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। छाया बनने के लिए यह आवश्यक होता है कि वस्तु पर पूरी तरीके से प्रकाश पड़ना चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा दोस्तों, ये बच्ची है, ये बच्ची क्या अपारदर्शी है, इस पे जब भी कोई प्रकाश पड़ेगा ना, प्रकाश टकराएगा ना, तो इस वस्तु के पीछे एक काली धुंधली आकृति बनती है। तो देख सकते हैं ये आपका छाया हो गया, ये जो देख सकते हैं काला धुंधला आकृति, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, छाया हो गया। और छाया बनने के लिए जो है ना दोस्तों, वस्तु पर पूरी तरीके से प्रकाश पड़ना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका PDF आप जो है ना बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे कैसे आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जब तक देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, काफ़ी सिंपल है। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं, जब हम अपना प्रतिबिंब किस पे देखते हैं दोस्तों, समतल दर्पण में देखते हैं, ठीक है। सबके घर में समतल दर्पण होता है, आप लोग दर्पण एक बार देखबे करते हैं, ठीक है, नहाने के बाद या फिर जब नहाने से पहले मॉर्निंग टाइम में देखते ही है दर्पण। तो वो आपका कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब बाएं हाथ में दिखाई देता है, ठीक है। दायां हाथ प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देता है दोस्तों, बायां हाथ में। यानी कि जो आपका फेस है ना, फेस का बायां हिस्सा प्रतिबिंब में दाहिना तरफ दिखाई देगा, और बायां हिस्सा प्रतिबिंब में बायां हिस्सा जो है ना आपका फेस का बायां हिस्सा प्रतिबिंब में दाहिना तरफ दिखाई देगा, और दोस्तों दाहिना हिस्सा जो है ना प्रतिबिंब में बायां तरफ दिखाई देगा, ठीक है। ये होता है आपका, देख सकते हैं ये जो क है ना, ये आपका क्या है दोस्तों, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने रखा हुआ है क, और प्रतिबिंब इसका कैसा बन रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कैसा बन रहा है, कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं R यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये R लिखा हुआ है। और दर्पण में किस तरह दिखता है दोस्तों, मतलब ये बायां हिस्सा प्रतिबिंब में दाहिना तरफ दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे, गारंटेड प्रश्न है। तो देख सकते हैं कि हजामत बनाने के लिए किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब चेहरा अवतल दर्पण के पोल यानी कि ध्रुव जिसको हम लोग कहते हैं और फोकस के बीच होता है, तो दर्पण में चेहरे का बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हजामत बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में केस ऐसे आते हैं जो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होता है, ठीक है। चेहरा जो होता है ना दोस्तों, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होता है। जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा, इस तरह का केस आएगा, तो दर्पण में जो चेहरा दिखाई देगा ना दोस्तों, कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा और आभासी दिखाई देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि प्रकाश की प्रकृति की विशेषता लिखिए, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति की विशेषता क्या क्या होता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रकाश की प्रकृति की विशेषता निम्न है। तो सबसे नंबर 1 में लिखेंगे दोस्तों कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश जो होता है ना दोस्तों, वो कहाँ पे गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट में ये है कि इसकी चाल माध्यम की प्रकृति पर आधारित होती है, यानी कि इसका जो स्पीड होता है ना दोस्तों, किस पर आधारित होती है,
माध्यम की प्रकृति पर आधारित होती है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तीनों अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 23 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, ये गारंटीड प्रश्न है, ठीक है। इसको देखिएगा कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड इसका उत्तर जो ना संक्षेप में लिखेंगे कुछ इस प्रकार कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। कहने का अर्थ है ये जो बड़े बड़े वाहन होता है ना दोस्तों, वो छोटा होता है, उसका प्रतिबिंब जो होता है ना कैसा होता है, छोटा होता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रीय होता है। ये बाहर की तरफ क्या होता है दोस्तों, वक्रीय होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार का कौन सा दर्पण है दोस्तों, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, सीधा। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण का एक खासियत ये होता है कि ये जो होता है ना दोस्तों, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि एक छोटा सा मिरर बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है, इसमें क्षमता वैसा पाया जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पे इसका किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वस्तु से छोटा, बहुत बड़े बड़े वाहन जो है ना उसको छोटा कर देता है। छोटा सा मिरर बहुत बड़े बड़े वाहन को कवर कर सकता है। इसका दृष्टि क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों प्रश्न देख रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, सेम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये एक प्रकार का उत्तल दर्पण का दृश्य देख सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाहन का प्रतिबिंब एक छोटा सा मिरर कवर कर सकता है, ठीक है। इसी कारण हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में कर सकते हैं, वरीयता देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 110% गारंटीड प्रश्न पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित होगा ही और दर्पण पर एक बिंदु पर अभिसारित करता है, यानी कि एक बिंदु पर आकर मिलती है, जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, उसे एक बिंदु से अपसारित करता है, यानी कि एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में क्या होती है दोस्तों, फैल जाती है, ठीक है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 26वें प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं। किसी भी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में दिखाई देते हैं, रियल में दिखाई देते हैं, रियल में मिलते हैं, तो उसे उस वस्तु का क्या कहलाती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आते हुए मालूम पड़ती है तो उसे उस वस्तु का काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आते हुए मालूम पड़ती है, फिर प्रतीत होती है, आते हुए प्रतीत होती है, ठीक है, तो उसे उस वस्तु का क्या कहलाते हैं दोस्तों, काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रश्न ये करा है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बायां तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और दाहिना तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 में आपको लिखना है कि ये ये वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों, ये वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है। और दोस्तों जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये काल्पनिक किरणों के मिलने से बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ठीक है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों, ये वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना दोस्तों, इसको पर्दे पर हम लोग इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट जो है ना दोनों का आप ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के दो दो उपयोग लिखे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग लिख चुके हैं, उत्तल दर्पण का भी उपयोग लिख चुके हैं। इसको नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट में। अवतल दर्पण के दो उपयोग देख सकते हैं दोस्तों, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, डॉक्टर जाँच के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है, हजामती बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, परावर्तक दूरबीन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो उत्तल दर्पण होते हैं ना दोस्तों, इसका दो उपयोग देख सकते हैं, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करेंगे और सड़क बत्ती के परावर्तक सतह के रूप में भी इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं समतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो ऐनक के रूप में इसका उपयोग करते हैं सबसे पहले अपना चेहरा देखने के लिए, और सोलर कुकर के परावर्तक सतह में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कहीं कहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटली जो है ना चैप्टर समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में जो प्रकाश का परावर्तन था, इसमें हम लोग टोटली 28 मोस्ट इंपोर्टेंट MBBI शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर किए। यही 28 प्रश्न में से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 2024 के एग्जाम में, ठीक है। जो मैट्रिक एग्जाम होगा 2024 में, इसी चैप्टर से 28 प्रश्न में से ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रत्येक चैप्टर का क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को कवर करेंगे। जैसे ही सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न समाप्त होंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, सोल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी लगाया जाएगा, ठीक है, हर एक चैप्टर का। और दोस्तों इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और इनके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। और इससे पहले जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा, है ना। और दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त यारों को बोले कि मेजर टारगेट पे जो है ना क्लास चालू हो चुका है। डेली यहाँ पे अभी क्लास चलेगी दोस्तों शाम 6 बजे। कितने बजे क्लास चलेगी, शाम 6 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद जैसे कि प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर था दोस्तों प्रकाश का परावर्तन में, हम लोग जो है ना सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना 50% जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50% क्या रहेंगे दोस्तों, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, जम के पढ़ाई कीजिए, ताकि आप 2024 में टॉपर बन सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, डेली शाम 6 बजे क्लास चलेगी, ठीक है।